हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। हम लोग छत्तीसगढ़ का जीएस में हिस्ट्री का रिवीजन सेशन कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का ये प्रश्न आपको स्क्रीन में दिख रहा है। हम लोग छत्तीसगढ़ का पूरा जीएस करेंगे, पूरा जीएस रिवीजन करेंगे और जितने कंसेप्ट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए, जैसे ईडीओ आने वाला है, एबीओ है, आरआई है, प्यून है, हॉस्टल वार्डन है, बहुत सारे एग्जाम अभी लगातार आएंगे। इलेक्शन का समय है, इलेक्शन के समय बहुत सारे वैकेंसी आएंगे। उसके लिए हम लोग छत्तीसगढ़ को पूरा रिवीजन करेंगे और आज से मैं मैथ्स भी स्टार्ट करने वाला हूँ। मैथ्स का एक लेक्चर डेली मिलेगा आपको, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे। और छत्तीसगढ़ का आपको ये जो सेशन चल रहा है इसमें हम लोग सब टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक मैं लैंग्वेज में भी जाऊंगा, छत्तीसगढ़ी जो लैंग्वेज है उसको भी हम लोग करेंगे एक एक करके। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, शरभपुरी राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो शरभपुरी राजवंश जो है छत्तीसगढ़ में एक क्षेत्रीय राजवंश है। ये लोग छोटे से क्षेत्र पे शासन करते थे। इनका शासनकाल जो है 5वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक रहा, 5th to 6th सेंचुरी। इस शासन का शरभपुरी शासन को अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे अमरार्य कुल, अमरार्य कुल। इसके अलावा इनको अमराज कुल के नाम से भी जाना जाता है, अमराज कुल। ठीक है, हम लोग कल पढ़े थे कि जो गुप्त शासक थे भानुगुप्त, भानुगुप्त इनका एक अभिलेख था, एरण अभिलेख। हम लोग पढ़े थे ना, कल पढ़े थे एरण अभिलेख। इस एरण अभिलेख में शरभराज का उल्लेख मिलता है, कल पढ़े थे, याद रखना, ये प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, तो शरभपुरी राजवंश के संस्थापक भी शरभराज हैं। ठीक है, इनका नाम याद रखना। शरभपुरी राजवंश के संस्थापक कौन है? शरभराज। ठीक, अब इसमें इस राजवंश में कुछ प्रमुख शासक हुए। उन शासकों का नाम हमको देखना है, उनसे जो वो फैक्ट्स बन सकता है, जो जो प्रश्न बन सकते हैं उनको भी हम लोग लेते चलेंगे। तो संस्थापक कौन है? शरभराज, याद रखना। इनकी राजधानी इन्होंने अपने नाम पे ही रखा, शरभपुर। अपने नाम पे ही क्या रखा? शरभपुर। इसके बाद जो अगले शासक हुए नरेंद्र, उसके बाद जो शासक हुए प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र ने भी अपने नाम से एक राजधानी बनाई, प्रसन्नपुर। आदमी का नाम भी प्रसन्न है, जहां राजधानी, जहां पर वो रहते थे, जहां से शासन करते थे, उसका नाम भी प्रसन्नपुर। तो मतलब यहाँ के सारे लोग कैसे थे? प्रसन्न थे, तो प्रसन्नपुर। प्रसन्नपुर को आज हम क्या नाम से जानते हैं? मल्हार। और मल्हार कौन सी नदी के तट पे है? कमेंट कर दो जल्दी से, मल्हार कौन सी नदी के तट पे है। ठीक, तो प्रसन्नपुर की राजधानी क्या थी? प्रसन्नपुर। इसके बाद आगे एक शासक हुए जिनका नाम था प्रवरराज प्रथम। इन्होंने अपनी राजधानी पुनः चेंज करके क्या बना ली? सिरपुर। ये 3 फैक्ट यहां से याद रखो। शरभराज पहले शासक थे, इनकी राजधानी शरभपुर। उसके बाद में जो शासक हुए प्रसन्न मात्र, उनकी राजधानी थी प्रसन्नपुर, जो कि मल्हार, आधुनिक आज हम लोग क्या बोलते हैं? प्रसन्नपुर को मल्हार। और जो मल्हार है लीलागार नदी के तट पे बसा हुआ है, लीलागार नदी, इसको याद रख लेना। और प्रवरराज ने अपनी राजधानी किसको बनाई? सिरपुर को। तो 3 शासकों ने, तीनों ने अपनी राजधानी अलग अलग जगह बनाई। तो इसको देख लो, इसको याद कर लो। बाकी 2 तो बहुत आसान है। शरभराज का उन्हीं के नाम पे शरभपुर, प्रसन्न मात्र का प्रसन्न मात्र के नाम पे ही प्रसन्नपुर, प्रवरराज का राजधानी सिरपुर है। ठीक, ये याद रख लो। इसके बाद कुछ फैक्ट्स हम लोग और भी देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। इस राजवंश का ना एक राज चिन्ह भी था। हर एक राजवंश का जनरली एक चिन्ह होता है, या उनका कुछ पताका होता है, झंडा वगैरह होता है। तो इनका राज जो चिन्ह है वो गजलक्ष्मी।
गजलक्ष्मी, ये याद रख लेना। ठीक है, जो इनके राजपत्र थे ना, उस पर ये गजलक्ष्मी का चिन्ह लगाते थे उन लोग। इनका धर्म पूछे तो वैष्णव धर्म से संबंधित थे इन लोग। कौन सा धर्म था इनका? वैष्णव धर्म। धर्म भी याद रख लेना, वैष्णव धर्म। ठीक, अब जो प्रमुख शासक हुए हैं उन शासकों को देख लेते हैं। पहला तो शरभराज है, पहला शासक संस्थापक ही है शरभराज। अब इसमें क्या क्या फैक्ट बताया? इनकी राजधानी सरभपुर, इनका उल्लेख भानुगुप्त के एरण अभिलेख में है। दो फैक्ट मैं बता चुका हूं। और तीसरा, ये संस्थापक भी हैं। ठीक है, तीन फैक्ट्स याद रख लेना, इस डायनेस्टी के ये संस्थापक भी हैं। उसके बाद जो शासक हुए सेकंड, उनका नाम याद रख लेना, नरेंद्र। नरेंद्र, ठीक है। अब इनसे जो एक फैक्ट याद रखना है, इनके दो ताम्रपत्र मिले हैं। एक ताम्रपत्र पीपरदुला से मिला है, पीपरदुला ताम्रपत्र, और एक ताम्रपत्र इनका मिला है कुरुद। ताम्रपत्र, ये दो ताम्रपत्र याद रख लेना। एग्जाम में इस तरह से प्रश्न बन सकता है कि पीपरदुला ताम्रपत्र का संबंध निम्न में से किस शासकों से है, या पीपरदुला ताम्रपत्र की जानकारी कौन से राजवंश से होती है। ये दो तरह का प्रश्न बन सकता है, तो इसको याद रख लेना। एक पीपरदुला ताम्रपत्र और एक कुरुद ताम्रपत्र। पीपरदुला ताम्रपत्र इन्होंने अपने शासन के तीसरे वर्ष जारी किया था, और कुरुद ताम्रपत्र को 24वें वर्ष। ठीक, उसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र, प्रसन्नमात्र ने अपनी राजधानी लीलागर नदी, जिसको पहले क्या बोलते थे? निडिला नदी भी बोलते थे। लीलागर नदी का पुराना नाम या प्राचीन नाम क्या है? निडिला नदी। लिख दे रहा हूं यहां पर, निडिला। निडिला रिवर, ये निडिला नदी के तट पे प्रसन्नपुर बसाया, जिसको आधुनिक काल में अभी क्या बोलते हैं हम लोग? मल्हार बोलते हैं, जो कि बिलासपुर जिले में है। इनका एक सोने का सिक्का भी मिला था। सोने के सिक्के मिला है, जो सोने के सिक्के में ना गरुड़ चक्र शंख का चिन्ह बना हुआ था। उस सोने के सिक्के में, याद रखना, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि किन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे जिसमें गरुड़ चक्र शंख बना हुआ था। ठीक है, तो ये किसका है? प्रसन्न मात्र का। इसको भी याद रख लेना। ठीक, इन्होंने राजधानी ट्रांसफर किया था शरभपुर से, कहां पर? प्रसन्नपुर ट्रांसफर कर दिए थे। इसके बाद जो अगले शासक है उनका नाम है जयराज। जयराज, जयराज का ना कुछ अन्य नाम भी मिलता है अभिलेखों में। जैसे एक नाम इनका मिलता है मानमात्र, मनमात्र, मनमात्र। और एक अन्य नाम मिलता है इनका दुर्गराज। ठीक है, ये याद रख लेना। अब यहां पर दो फैक्ट मिलेगा। एक पंडित लोचन प्रसाद के अनुसार, पंडित लोचन प्रसाद के अनुसार इन्होंने ही, जयराज ने ही, शिवनाथ नदी के किनारे एक नगर बसाया था अपने नाम पे, दुर्ग। ये जो उनका नाम दुर्ग है ना, तो इन्होंने अपने नाम से दुर्ग बनाया, दुर्ग नगर। ठीक है, जो आज जिसको हम लोग दुर्ग बोलते हैं ना, जहां भिलाई है, वो दुर्ग। ये पंडित लोचन प्रसाद के अनुसार है कि जो आधुनिक दुर्ग है उसको बसाया किन्होंने है? जयराज ने। लेकिन एक और व्यक्ति हैं, उनका नाम है राय बहादुर हीरालाल। राय बहादुर हीरालाल, ये बोलते हैं कि जयराज ने दुर्ग शहर को नहीं बसाया। उनका मानना है कि ये जो दुर्ग शहर है ना, उसको शिव दुर्ग ने बसाया है। ठीक है, अब ये दो फैक्ट यहां पर एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। जयराज
पंडित लोचन प्रसाद के अनुसार जो अभी का दुर्ग है वो जयराज ने बसाया है अपने नाम पे, लेकिन राय बहादुर हीरेलाल बोलते हैं कि ये जो दुर्ग है ये कोई शिव दुर्ग नामक कोई व्यक्ति है या शासक है, इन्होंने अपने नाम से बसाया है। अब ये दो फैक्ट बुक में लिखा हुआ है तो मैं दोनों फैक्ट आपको बता दिया। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, पेन कलर चेंज कर लेते हैं। जयराज ने अपनी मुद्रा पे या कॉइन पे गजलक्ष्मी का अंकन भी करवाया था। गजलक्ष्मी क्या था? इनका राजकीय चिन्ह है ना, पढ़े थे हम लोग। तो इन्होंने अपने मुद्रा पे भी गजलक्ष्मी क्या कराया? अंकन करवाया। फिर इसके बाद जो अगले शासक हुए वो है प्रवरराज प्रवरराज प्रथम। इसने अपनी राजधानी ट्रांसफर करी, कहां से? प्रसन्नपुर से सिरपुर लेके गए। ठीक, यहां तक फैक्ट हो गया। उसके बाद जो शासक बने उनका नाम था सुदेवराज। सुदेवराज इन्होंने क्या किया? अपने एक सामंत जिनका नाम था इंद्रबल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना यहां पर। इंद्रबल, एक इंद्रबल नामक एक व्यक्ति को ना क्या बोल दिया कि ये ऐसा समझो, इस इंद्रबल को ना अथा पावर दे दिया अपने राज्य में। ये राजा है, राजा ने बोला कि तुम ही राजकाज देखो, इसको अति पावर दे दिया, इसको सर्वाधिकारीकर्ता नियुक्त कर दिया। सर्वाधिकारीकर्ता, ये सब काम तुम ही कर लो। ठीक है, तो इंद्रबल के एक ऐसा समझ लो, इंद्रबल के पास अच्छा खासा पावर आ गया था उस साम्राज्य में। लेकिन ऐसा होता है कि राजा अपने पास अधिक पावर रखता है, लेकिन सुदेवराज ने अपने ही समान इंद्रबल को पावर दे दिया। अब इसका इंद्रबल गलत फायदा तो उठाएगा ही। अब इंद्रबल कैसे फायदा उठाएगा इसको देखेंगे, लेकिन इतना याद रखना, सुदेवराज ने इंद्रबल नामक व्यक्ति को सर्वाधिकारीकर्ता के रूप में नियुक्त किया। सुदेवराज के सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र मिले हैं। अब कहां कहां से मिले इस बुक में लिखा नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है कि सर्वाधिक 8 ताम्रपत्र मिले हैं। इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम था प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज सेकंड। और ये जो प्रवरराज सेकंड है ना, या प्रवरराज द्वितीय है, ये किनके पुत्र थे? सुदेवराज के पुत्र थे। यहां ऊपर लिख देते हैं, किनके पुत्र थे ये? सुदेवराज। अब सुदेवराज ने अपना अधिक पावर किसको दे दिया था? इंद्रबल को दे दिया था। अब इंद्रबल इतना पावर लेके क्या हो गया? बौरा गया। तो ये इंद्रबल जो अगले राजा हुए प्रवरराज, सुदेवराज के बेटा जो अगले राजा हुए प्रवरराज, इस प्रवरराज को ही मार दिया और मार के खुद राजा बन गया। देखो कितना नीच हरकत। क्या किया? सुदेवराज के सामंत इंद्रबल ने सुदेवराज के पुत्र प्रवरराज सेकंड की हत्या कर इस क्षेत्र में अपने नाम से एक नई राजवंश की स्थापना करी। इसको हम लोग पढ़ेंगे पांडु वंश के नाम से। ठीक है, मतलब याद रखना, प्रवरराज जो द्वितीय है वो क्या थे? अंतिम शासक थे। इसलिए बोला जाता ना कि अपने पास अपना पावर रखो, किसी दूसरे को सौंप दोगे ना तो तुम्हारा काम ही निपटा देगा, तमाम कर देगा। इसलिए पढ़ लिख के ऑफिसर्स बनो, इतना पढ़ लिख लो कि एक जॉब तो मिल जाए। अपना पावर अपने पास रखो, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हैं ना हम लोग। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों कर रहे हैं? ताकि हम पावरफुल बने, कल को कोई इंद्रबल जैसा ना आए और हमारे साम्राज्य को ही निपटा दे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने सोने के सिक्के चलाए जिसमें गरुड़, शंख, चक्र अंकित थे? ये बता दिया मैंने आपको। कौन? इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसन्नमात्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, शैल वंश के संस्थापक कौन है इनमें से? तो शैल वंश के संस्थापक का नाम आपको बताना है। इसका शासनकाल 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच रहा है। इस वंश को सूर्यवंशी भी बोलते थे।
सूर्यवंशी, ठीक है, ये सूर्यवंशी। इनका क्षेत्र दुर्ग था, दुर्ग क्षेत्र में ये शासन करते थे। तो इसके संस्थापक का नाम है श्रीवर्धन। श्रीवर्धन के बाद जो अगले शासक हुए उसका उनका नाम था पृथ्वीवर्धन। उसके बाद जो शासक हुए उसका नाम था जयवर्धन। तो ये तीन, आपको तीन ही इसमें राजा का नाम मिलता है और ये बहुत छोटा सा वंश था, ठीक। ये सब इसके समकालीन कौन थे? शैल वंश के समकालीन जो शासक थे वो थे सरबपुरी, ठीक है, इसको भी याद रख लेना, इतना ही है। इसमें ना दुर्ग और बालाघाट के सरहदी ग्राम से रघोली से ताम्रपत्र मिले हैं इनके। अगर एग्जाम में आता है रघोली ताम्रपत्र, रघोली ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो रघोली ताम्रपत्र का संबंध शैल वंश से है, इतना ही याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं। केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे किस वंश की जानकारी मिलती है? तो जो केसरी बेड़ा ताम्रपत्र है ना, उससे हमको नल वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक, नल वंश। इनका शासनकाल 4th सेंचुरी से 12th सेंचुरी एडी तक था, ठीक है, मतलब 4वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य इन्होंने शासन किया। इनका शासन क्षेत्र मैंने कल बताया आपको, कल मैंने बताया है जब मैं मौर्य मौर्य नहीं गुप्त पीरियड बता रहा था। गुप्त में समुद्रगुप्त ने नल वंश के किसी शासक को हराया था, है ना। कमेंट करके बता दो उसका नाम, अब जल्दी से कमेंट करो, आप लोग बताओ। आप लोग थोड़ा सीरियस रहो पढ़ाई के लिए, इस साल बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी, और एक बार जैसी वो अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब करने का प्रयास करो। इलेक्शन टाइम है, यही टाइम है जॉब लेने का, उसके बाद जॉब नहीं आएगा। पिछले 3 साल देख लो, कुछ नहीं आया, पूरा खाली खाली सा, ठीक है। चलो इसको थोड़ा पढ़ते हैं हम। इनकी राजधानी है दंडकारण्य क्षेत्र। इसकी राजधानी पुष्करी या कोरापुट। क्षेत्र क्या है? दंडकारण्य, मतलब बस्तर में ये शासन करते थे, दंडकारण्य। और इनकी राजधानी, नलवंश की राजधानी पुष्करी या कोरापुट। इसको याद रख लेना। इस वंश के संस्थापक थे शिशुक। ये भी एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि नल वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुक, या इसको आदि पुरुष भी बोलेंगे, संस्थापक को ही आदि पुरुष या फिर संस्थापक, याद रख लेना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें तो बहुत सारे शासक हैं, सबके नाम एक बार देख लेते हैं। पहला शिशुक हो गया। सेकंड शासक है व्याघ्रराज। कल इसी का नाम मैं बोल रहा था, अभी जो बोल रहा था ना, व्याघ्रराज। इसी को समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान इनको हरा दिया था, याद करो, ठीक है, ये वही है, कल पढ़ चुके हैं। तीसरे हुए वृषभराज। वृषभराज कुछ खास नहीं है। चौथा जो हुआ है वराहराज, यहां से इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, वराह राज, ठीक है। वराहराज को नल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ये प्रश्न बन चुका है व्यापम में, इसको याद रख लेना, वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक का मतलब एक्चुअल फाउंडर, ठीक है, इनको बोलेंगे वास्तविक संस्थापक, वराहराज। अगर संस्थापक पूछे तो श्रीशुक, लेकिन वास्तविक संस्थापक पूछे तो वराहराज, ठीक है। इनके 29 स्वर्ण की मुद्राएं मिले हैं, 29 गोल्ड कॉइन। कहां से मिला है? तो अड़िंगा गांव, कोंडा गांव में एक जगह है अड़िंगा, या अड़ेगा, जो पढ़ते हैं इसको, अड़ेगा या अड़ेगा, एक गांव है, कहां पर? कोंडा गांव में, कोंडा गांव में। तो कोंडा गांव से के एक जगह है अड़ेगा, वहां पर वराहराज के 29 गोल्ड कॉइन्स मिले हैं। और इन सिक्कों पे कुछ लिखा भी है, वो लिखा है श्री वराह राजस्य, क्या लिख दे रहा हूं मैं, श्री वराह राजस्य, ये लिखा हुआ है इस कॉइन में, श्री वराह राजस्य।
और इन सिक्कों पे ना नंदी का भी अंकन है, नंदी भगवान, शंकर भगवान की सवारी नंदी, नंदी का भी अंकन है। ठीक है, जिससे ये समझ में आ रहा है कि ये वैष्णव वंश के नहीं है, ये शैव वंश के शैव अनुयायी थे। अगर पूछे तो शैव धर्म लेना है। ठीक, इसके बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है भवदत्त वर्मन। भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन, इनकी उपाधि थी महाराजा और भट्टारक। इनकी उपाधि भी याद रख लो। उपाधि का मतलब समझते हो, टाइटल। जैसे सर भी एक उपाधि है ना, जो ब्रिटिशर्स देते थे, सर। जैसे जो हमारे महान फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे सीवी रमन, उनको भी सर की उपाधि मिली थी जो ब्रिटिशर्स देते थे। उसी प्रकार जो राजा है, अब राजा है भाई, वहां के राजा हैं तो अपने नाम पे उपाधि लगा ही लेते थे। तो इन्होंने कौन सी उपाधि लगाई थी? महाराजा, महाराजा की उपाधि। और इसके अलावा भट्टारक, भट्टारक, ये दो उपाधि भवदत्त वर्मन का है। इनका ताम्रपत्र मिला है रिद्धिपुर ताम्रपत्र, रिद्धिपुर ताम्रपत्र, इनका रिद्धिपुर ताम्रपत्र मिला है। ठीक, इनके सोने के सिक्के कोंडागांव के अड़ेंगा ग्राम से ही मिला है, जहां से वराराज के सिक्के मिले ना, वहीं से इनके सिक्के भी मिले हैं, कोंडागांव से। और इस मुद्रा पे या इस कॉइन पे क्या लिखा हुआ था? श्री भवदत्त राजस्य, श्री भवदत्त राजस्य। ठीक है, जैसा हमने पढ़ा ना, वराराज के सिक्कों पे क्या लिखा था? श्री वराह राजस्य। और उसके बाद जो शासक हुए भवदत्त वर्मन, उस पे क्या लिखा है? श्री भवदत्त राजस्य। ठीक, जैसे कल सपोज आगे मैं अगर राजा बन जाता तो अपने सिक्के पे क्या लिख देता? श्री अजय राजस्य। अब सपने तो देख ही सकते हैं ना भाई। तो जो शासक हुआ उसने अपने सिक्के पे अपने नाम लगा दिया। अब राजा है भाई, वहां का कुछ भी कर सकता है, कोई से भी टाइटल ले सकता है। ठीक, तो इस प्रकार से टाइटल इन्होंने ले लिया। ये सिक्के पे लिखे थे इनके, याद रखना। सिक्का जो है ना, कॉइन्स, कॉइन्स पे क्या लिखा था? श्री भवदत्त राजस्य। और कल मैंने बताया भी था कि वो जो भवदत्त वर्मन है, इन्होंने वकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर, वकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर उसे परास्त कर हरा दिया। ठीक है, फिर नरेंद्र सेन का एक बेटा होगा पृथ्वी सेन, वो भवदत्त वर्मन के बेटे अर्थपति भट्टारक को युद्ध में हरा के मार देगा। पढ़े थे ना, सब पढ़ चुके हैं अपन, अब फिर से नहीं पढ़ा रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो में सब पढ़ लियो आप लोग। ठीक है, तो भवदत्त वर्मन ने वकाटक शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया, और परास्त करने के बाद उसकी राजधानी नंदीवर्धन को तहस नहस भी कर दिया। ठीक है, याद रख लेना इसको। भवदत्त वर्मन के दो पुत्र थे। पहले पुत्र का नाम वही अर्थपति भट्टारक, अर्थपति भट्टारक, जिसको कौन हराएगा? वकाटक नरेश, पृथ्वी सेन इसको हरा देगा। एक और बेटे का नाम है, वो है स्कंद वर्मन। ठीक है, अब इसको याद रख लेना। फिर अगले शासक जो हुआ, अर्थपति भट्टारक की तरफ चलेंगे। भवदत्त वर्मन के बाद जो अगले शासक हुए उनका नाम है अर्थपति भट्टारक। ये इसके भी दो सिक्के मिले हैं, दो गोल्ड कॉइन मिला है। कहां से? वहीं कोंडागांव के अड़ेगा ग्राम से। ठीक, अब इस कॉइन पे क्या अंकित है? अर्थपति राजस्य। ठीक है, नाम से क्लियर है, जो नाम वही कॉइन में छपवा दिए कल। ठीक, अर्थपति राजस्य। इसका एक ताम्रपत्र है केसरी बीड़ा, जो अभी का क्वेश्चन था आज का।
केसरी बेड़ा पढ़े क्वेश्चन था ना अभी, क्वेश्चन यही तो था, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र किससे संबंधित है? तो केसरी बेड़ा जो ताम्रपत्र है वो इन्हीं का है, अर्थवटी भट्टारक का। ठीक है, क्या तक समझ में आया होगा? अब इनका युद्ध हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय, जो कि कौन से राजा थे? वाकाटक वंश के राजा थे पृथ्वीसेन द्वितीय। इन्होंने अर्थपति भट्टारक पर आक्रमण कर उसकी राजधानी पुष्करी को तहस नहस कर दिया। बस बेटा पिता का क्या ले रहा है? बदला ले रहा है, कल बताया था इसको। उसके बाद जो अगले शासक हुए, अब ये तो युद्ध हार गए भाई, अब शासक कौन हो गया? इसका भाई स्कंद वर्मन, ये अगला शासक बना स्कंद वर्मन। इनका शिलालेख एक मिला है पोड़ागढ़, पोड़ागढ़। ठीक है, इन्होंने अपने नाम से नहीं, एक नगर बसाया, जो अर्थपति भट्टारक का राजधानी था ना पुष्करी। इस पुष्करी को तो पृथ्वी से तहस नहस करके चले गया था, तो स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया। ठीक है, कुछ खास नहीं है। अब स्कंद वर्मन ने वाकाटक नरेश देवसेन को पराजित किया। अब ये भी अपने भाई का बदला लेने निकला, और वाकाटक नरेश देवसेन को क्या किया? पराजित किया। और स्कंद वर्मन ने वहीं पोड़ागढ़ में एक विष्णु मंदिर का निर्माण कराया। पोड़ागढ़ में विष्णु मंदिर, इसको भी याद रख लेना। फिर जो अगले शासक हुए उनका नाम था स्तंभराज। थोड़ा बड़ा है भाई ये नल वंश, छोटा नहीं है। इनका सिक्का मिला है बालोद के कुलिया से। चलो, अब कोंडागांव वाला कंसेप्ट खत्म हुआ। तीन जो शासक थे उनका सिक्के कहां से मिले हैं? कोंडागांव के अड़ेंगा ग्राम से। ये स्तंभराज जो शासक हुए, इनका सिक्का कहां मिल रहा है? बालोद के कुलिया ग्राम से। ठीक है, और यहां एक अभिलेख भी मिली है, कुलिया अभिलेख इन्हीं का है, कुलिया अभिलेख, कुलिया अभिलेख। वहां से एक सिक्का भी मिला है बालोद के कुलिया से, और एक अभिलेख भी मिला है। इसके बाद जो शासक हुए, एक नंदराज, उसके बाद एक और शासक हुए पृथ्वीराज, उसके बाद विरूपाक्ष एक शासक हुए। ठीक है, क्या क्या नाम बताया मैंने? एक बताया नंदराज, उसके बाद मैंने बताया पृथ्वीराज, उसके बाद मैंने बताया विरूपाक्ष। इससे कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिला। जो अगले शासक हुए वो काफी इंपॉर्टेंट है, उनका नाम था विलासतुंग। विलासतुंग, विलासतुंग का एक शिलालेख मिला है राजिम से, तो उसका नाम क्या पड़ गया? राजिम शिलालेख। एग्जाम में प्रश्न बन चुका है कि राजिम शिलालेख से संबंध किसका है, तो विलासतुंग का है। ठीक है, और इस शिलालेख से छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, इन्होंने एक मंदिर बनवाया जो काफी फेमस मंदिर है राजिम का, राजीव लोचन मंदिर। आप सभी ने सुना होगा, राजिम में है राजीव लोचन मंदिर। मैं 2-3 साल या 4 साल पहले मैं गया था यहाँ राजीव लोचन मंदिर, काफी अच्छा जगह है। थोड़ा पानी नहीं भरे रहेगा, बरसात बरसात में जाना, बहुत अच्छा जगह है। मैं तो जब गया था तब नदी सूख गया था। ठीक, तो राजीव लोचन मंदिर कब बना राजिम में? तो 7th 8th सेंचुरी में, शताब्दी में। तो ये भी प्रश्न बन सकता है शताब्दी में। ये मंदिर भगवान विष्णु का है, तो इसका मतलब विलास जो तुंग है वो कैसे हो गए? वैष्णव धर्म के हो गए। और पता थोड़ी चलता है भाई, विलास तुंग से हम लोग पूछेंगे थोड़ी फोन करके कि आपका धर्म क्या है। अब जिस प्रकार के मंदिर बना दिए उस प्रकार हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि वो वैष्णव धर्म के थे कि शिव धर्म के थे, है ना? वो सब एज्यूम कर रहे हैं हम लोग। ऐसा पता तो चलता नहीं है, है ना? काफी पुराना है, 7th 8th सेंचुरी का है, कि टाइम का चीज है।
आज 21st सेंचुरी चल रहा है, तो ये सब अपन एज्यूम करते हैं उनके मंदिरों से, उनके कॉइन में क्या बना हुआ है। अगर कॉइन में नंदी बना हुआ है तो इतिहासकार बताते हैं कि भाई वो शैव धर्म से संबंधित है। अगर उन्होंने भगवान विष्णु का मंदिर बनवा दिया तो फिर कैसा हो गया, वैष्णव धर्म से संबंधित है। ठीक है, इस तरह से ये पता चलता है। अच्छा, ये याद रखना, ये मंदिर जो है ना किस शैली में बना है, तो पंचायतन शैली में बना है। ये भी प्रश्न बन सकता है, पंचायतन शैली, पंचायतन शैली। ठीक, इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया, कलचुरी शासक पृथ्वीदेव सेकंड ने करवाया। इसको भी याद रख लेना, ये भी प्रश्न बन सकता है, पृथ्वीदेव सेकंड। ये कलचुरी शासक थे ना, आगे पढ़ोगे। जीर्णोद्धार का मतलब क्या होता है, मंदिर पुराना हो गया। अब जैसे देखो, ये मंदिर बनवाया, और मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, सपोज कर लो ये मंदिर है। ये मंदिर बनवाया किसने बनवाया, विलासतुंग ने बनवाया 7th 8th सेंचुरी में, 7वीं 8वीं शताब्दी में बनवाया। अब 100 साल हो गए, 200 साल हो गए, मंदिर तो टूट फूट जाएगा ना, तो इस मंदिर को मरम्मत की जरूरत है। उस मरम्मत करवाने को ही क्या बोलते हैं, जीर्णोद्धार, इंग्लिश में रिनोवेशन बोलते हैं। तो जीर्णोद्धार या रिनोवेट, रेनोवेट किसने कराया, पृथ्वीदेव सेकंड ने, कलचुरी शासक थे। ये भी प्रश्न बनता है, इसलिए बता दिया मैं। विष्णु इसके बाद जब वो अगले शासक हुए, उसका नाम था पृथ्वी व्याघ्र। कुछ खास अपने को नहीं मिलेगा। उसके बाद जो शासक हुए वो है भीमसेन देव। भीमसेन देव। अब इनकी जानकारी कौन से ताम्रपत्र से हुई, तो इनकी जानकारी गुंजाम ताम्रपत्र, लिख दे रहा हूं, देख लो स्क्रीन में, गुंजाम। इस ताम्रपत्र से इनके बारे में जानकारी मिलती है। एक और अन्य ताम्रपत्र मिला है, पंडिया पाथर या पड़िया पाथर, पंडिया पाथर या पड़िया पाथर। इस ताम्रपत्र से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। जो अंतिम शासक हुए, उस अंतिम शासक का नाम था नरेंद्र थबल। नरेंद्र थबल। ठीक, ठीक है। तो इस प्रकार ये नलवंश भी खत्म हुआ। नलवंश में यहां से पढ़ना स्टार्ट किए थे, ये सब पढ़ा हमने, फिर ये पढ़ा, फिर ये सब देखे हैं। ठीक है, यहां तक पढ़े हैं, विलासतुंग तक। क्या तक, नरेंद्र थबल अंतिम शासक है, नरेंद्र थबल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यह है, आज मैथ्स की क्लास भी होगी ना, अभी इसके बाद हम लोग मैथ्स भी पढ़ेंगे। राजिम शिलालेख से किसका संबंध है, तो बता दो, अभी तो बता दिया मैंने। तो राजिम जो शिलालेख है उसका संबंध विलासतुंग से है। ठीक है, तो हम लोग नलवंश कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग कल पढ़ेंगे कुछ और जो स्थानीय शासक है, वो कल हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी आप लोग को कहीं पर डाउट आ रहा है या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, तो मुझे कमेंट करके बताओ कि यहाँ पर दिक्कत हो रहा है, या मैं जो लिख रहा हूँ वो आप लोग को हैंड राइटिंग समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि पेन टेबलेट में बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ, तो हो सकता है हैंड राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं बन रही हो, समझने लायक भी नहीं बन रही हो, ऐसा भी हो सकता है। कमेंट करके बताना। और पढ़ते चलो यार। मैं इस साल यही बोलूँगा कि इस साल डेफिनेटली बहुत सारे जॉब आएंगे ये साल। अभी रेलवे में का रिजल्ट कल परसों आया है, कई लोग का नाम आया होगा सेकेंड सीबीटी में। ठीक है, पढ़ते रहो। एसएससी सीजीएल में भी लगभग अनाउंसमेंट हुआ है कि 75,000 वैकेंसी आने वाला है एसएससी के थ्रू। तो उसके बाद जो लोग बीएड करके बैठे होंगे, केवी केवी होता है ना, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, रेलवे स्कूल, ये सबका भी आएगा। तो पढ़ते रहो। इस साल 2022 और 2023 ये 2 साल ऐसा है ना कि जॉब ले ही लो, उसके बाद 24-25 के बाद से जॉब नहीं आएगा। सो खूब मेहनत करो, एक तो एक जॉब ले ही लो इस साल। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।